बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद। मॉर्निंग विद फराह में दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। मैं जिस वक्त के लाइन्स कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि कल जो एक सूरत हाल हुई है पूरे मुल्क में, पूरे 10 साल हुए थे जब हम अभी 5 अक्टूबर के ज़लज़ले को, अगर आपको याद हो कि तो 8 मुहर्रमुल हराम को भी मैं इसी बारे में प्रोग्राम कर रही थी कि हम किस तरह से अपने आप को ज़्यादा महफूज रख सकते हैं, हम किस तरह से अपनी इमारतों को ज़्यादा महफूज अंदाज में तामीर कर सकते हैं। इसलिए कि हम सबको इस बात से आगाही और इल्म होना बड़ा ज़रूरी है कि हम एक ऐसे ख़त्ते में वाक़े हैं जहाँ पर बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, जहाँ पर ज़मीन के नीचे ज़ेर ज़मीन मिलने वाली जो मुख्तलिफ़ प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से टकराती रहती हैं और उस टकराने के नतीजे में इस तरह के ज़लज़ले आने के इम्कानात जो हैं उन्हें मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। वो सब लोग जो कि इस सिलसिले में ज़ख्मी हुए हैं, जो जान से गए हैं, जिनको जानी और माली नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और हम लोग भी और तमाम इदारे भी जो कि इस सिलसिले में ज़िम्मेदार हैं वो पहुँच सकें उन इलाकों तक जहाँ पर के नुकसान जो है वो हुआ है। और बाकी आफ्टर शॉक्स के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात बता रहा है कि 13 बार उसके बाद से मुख्तलिफ छोटे छोटे ज़लज़ले जो हैं वो महसूस किए जा चुके हैं, जो कि आज सुबह ही एक ज़्यादा शिद्दत का था ज़रा जो कि महसूस हुआ। सो दुआ जो है वो हिफाजत की ही हम कर सकते हैं और अल्लाह ताला से पनाह मांग सकते हैं हर नागहानी आफत से, मुसीबत से जो कि हम मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ थोड़ी सी माफ़ी और इस्तग़फ़ार का सिलसिला कि हम सब जो हैं हम सब जानते हैं कि माशरे में हमने अपने इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पे बहुत सारी ऐसी नाइंसाफ़ियों का, हक तलफ़ियों का, जुल्म का सिलसिला जो है वो रवा रखा है कि जो अल्लाह ताला की ज़ात को किसी भी तरह से पसंद नहीं। सो अगर हम अपने तौर पर अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगें और फिर इस तरह से जहाँ जहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं वहाँ पे भी कोशिश करें कि हम जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनकी माफ़ी मांगते हुए आगे हमसे गलतियाँ जो हैं वो ना हों। तो दुआ और उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखेगा और हमें किसी ऐसी इब्तिला और आजमाइश में मुब्तला नहीं करेगा जिसे उठाने की हमें सख्त और हिम्मत बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल ये तकलीफ़ और अल्लाह ताला की जो आजमाइश है इस पर पूरा नहीं उतर सकते। सो वो हमें अपनी हिफाजत में रखे, अपने करम में रखे और हम पे मग़फ़िरत फ़रमाए हमारी गलतियों की और आसानियाँ फ़रमाए। यही हम उससे तलब कर सकते हैं और यही हम मांग भी रहे हैं कल से। ये जो सारे सिलसिले हैं जहाँ पर कि इंसान जो है उसको कोई ना कैसे झटका लगता है ज़िंदगी में या फिर इस तरह की किसी सूरत हाल में जहाँ पे उसे एकदम से ख्याल जाता है उन चीज़ों की तरफ कि जो ज़िंदगी में मामूमन उससे महव हो चुकी होती हैं, जहन से निकल चुकी होती हैं। इस तरह के झटके ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को लगे, जैसे मैं भी कह रही थी, जिनके हम जी मैं कहूँ जी मैं बहुत गुनाहगार हूँ तो मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ और मसाइल जो हैं ज़्यादा आएंगे। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने बहुत सारे नेक बंदों को भी ऐसी इब्तिला और आजमाइश में मुब्तला करता है ताकि उनको ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात की समझ आ सके। बहुत सारे औलिया कराम जो हैं वो ज़िंदगी में सोबतें, मुश्किलात, परेशानियाँ उठा कर आगे बढ़े हैं। हम हज़रत दाता दरबार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिन्हें हम हज़रत अली हजवेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जब लाहौर तशरीफ़ लाए थे तो याद रहे कि इनके भी वालिद का इंतकाल हो गया था और ननियाल में इनकी परवरिश हुई थी और ननियाल चूँकि हजवेर के इलाके में था उसी निस्बत से आपको अली हजवेरी कहा जाता है। नाम जो है उस्मान बिन अली था, अली बिन उस्मान था और हजवेर के इलाके में चूँकि आपकी तरबियत हुई ननियाल में, इसलिए अली हजवेरी जो है वो लक़ब पाया। अच्छा, फिर वहाँ से मुख्तलिफ़ मनाजिल तय करते हुए अपने शेख के हुक्म से जब लाहौर आते हैं तो लाहौर शहर से बाहर, ये जहाँ पे अब मज़ार वाक़े है, यहीं पर आकर ही क़याम फरमाया था। और यहाँ पर क़याम फरमाया तो एक पहले से ही एक अपने वक्त के वली जो है वहाँ पे मौजूद थे और आने से पहले जब अपने शेख से पूछा कि वहाँ पर तो पहले ही एक बहुत नेक और एक बहुत बुज़ुर्ग हस्ती जो है मौजूद है तो मुझे जाने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप सवाल ना करें, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ। जब गए तो देखा कि शहर की फसील से एक जनाजा आ रहा है तो मालूम हुआ कि उसी बुज़ुर्ग का है कि जिसके बारे में उन्होंने इस्तफ़सार किया था कि वो तो वहाँ पहले से ही मौजूद है तो मेरी वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। अब जब खुद शहर के बाहर इस जगह पे जहाँ पर कि फसील के बाहर है ये इलाका जहाँ पर कि दाता साहब का दरबार वाक़ है और इसी जगह पर उन्होंने सारी ज़िंदगी क़याम रखा, तो बहुत सारे लोग आते जाते थे और उन्होंने देखा कि लोग ज़ईफ़ुल अक़ीदा बहुत हैं, जिसका मतलब ये है कि एक तो मुसलमान ना होने के बराबर खाल खाल, और जो मुसलमान थे वो भी हिंदुओं के इतने ज़्यादा ज़ेर असर कि वो भी इस तरह से कभी इस चीज़ को मान रहे हैं, कभी उससे मांग रहे हैं, कभी उसकी परस्तिश कर रहे हैं, कभी उससे डर रहे हैं। तो हमाद का और वहमों का सिलसिला इस कदर ज़्यादा था कि आपको समझ नहीं आई कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को हैंडल करना है। आखिर एक दिन देखा कि उस इलाके का जो गवर्नर था उसका नाम था राय राजू और वो कहते हैं कि एक बहुत ही जालिम किस्म का हुक्मरान था जो लोगों से टैक्स वसूल करता था और जो भी उनकी होती थी रोज़ाना की भी चीज़ें, जैसे दूध किसी के पास है तो उस दूध में से भी अपना
हिस्सा लेता था और लोग उसको दिया करते थे। और चूंकि वो जोगी भी था और कहते थे जी उसको देने से माल में इजाफा भी होगा, और उसका भी कहना था कि मुझे दिया करो ताकि बढ़ोतरी हो। एक दिन हज़रत अली हजवेरी और दाता साहब जो हैं, उन्होंने एक खातून को जो कि दूध लेकर आ रही थी, उसको रास्ते में रोका, कहा दूध कहाँ लेके जा रही हो? तो उसने कहा कि मैं राय राजू के पास लेके जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आज ऐसा करो कि दूध मुझे दे जाओ और फिर देखो कि क्या होता है। उस खातून ने डरते डरते ही सही, लेकिन चूंकि ये भी एक बुजुर्ग हस्ती मालूम होते थे और इलाके के लोग काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि वो लोगों की खिदमत करते हैं, उनके मामलात में पेश रहते हैं, दूध उनको दे दिया और देकर वो वहाँ से चली गई। अगले दिन बहुत सारे लोग अपने दूध लिए हुए आ गए, क्योंकि उस खातून ने जाके बताया कि उनके दूध में बहुत बरकत होगी, बहुत इजाफा हो गया। लोगों में धाक बैठना शुरू हुई और लोग मुख्तलिफ नजराने लेकर अब आपके पास आने लगे। तो जब राय राजू के पता चला, उसे गुस्सा आ गया, वो आग बगूला हो गया, उनकी खिदमत में पेश हुआ और कहा कि तुमने मेरा माल क्यों रोक लिया? तो उन्होंने कहा कि हाकिम का ये काम नहीं है कि वो लोगों से माल बटोरे, उसका तो काम है कि उनमें आसानियाँ पैदा करे, उनके लिए काम करे, उनके माल में इजाफे का जरिया और बाइस बने। तुम कैसे हाकिम हो? और इस तरह की कुछ करामात उसने दिखाने की कोशिश की जो कि आपके सामने चली नहीं, तो उसने फिर इस्लाम कबूल किया और उसका नाम शेख हिंदी रखा गया। ये वाक़या मैंने इसलिए सुनाया है कि ज़िंदगी में जब हम इस तरह के किसी भी सूरत हाल में से गुजर रहे होते हैं और हमें नहीं अंदाज़ा होता, हमारे जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसका आगे क्या होगा, इसका हल क्या निकलेगा, इसका एंड कहाँ पे होगा, इख्तिताम कहाँ पे होगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के अपने हाथ में और कब्ज़ा कुदरत में हैं, और हर चीज़ हम मानते हैं उसके कब्ज़ा कुदरत में है। जो कुछ हो रहा होता है वो किसी न किसी बेहतरी की तरफ हमें लेके जाता है और लेके जाता ही रहता है, बशर्ते कि हम अपने आमाल को, अपनी नीयतों को और अपनी समत को दुरुस्त रखें। अल्लाह करे कि हमें तौफीक हासिल हो और अल्लाह ताला हमें पूरे मुल्क को, हर एक शख्स को अपनी हिफाजत में रखे हमेशा। आज यौम सियाह भी है कश्मीरियों के हवाले से, और हम पुरजोर तायद और हिमायत करते हैं कश्मीरियों के इस हक़ की कि हक़ खुद इरादियत उन्हें हासिल है और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की पास की हुई करारदादों के मुताबिक ये हक़ मिलना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला जो है अपनी मर्ज़ी से कर सकें। ब्रेक के लिए रुकने से पहले आपको ये भी बताते चलूँ कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें जो कल परसों बारिशें हो रही थी जिनका सिलसिला नहीं रुक रहा था, और फिर सर्दी जिसमें कि अब हमें जाड़े का एहसास होना शुरू हो गया, स्वेटर्स भी निकाल लिए हमने, लिहाफ भी निकाल लिए हैं। जब भी ये सर्दियाँ होती हैं, इसमें थोड़ा सा अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल कर लें तो बड़े फिर कंफर्टेबल, बड़े आरामदेह ये महीने जो हैं ये गुजर जाते हैं। किस तरह से हमने जाड़े का इस्तकबाल करना है, उसमें खुराक में क्या रहना चाहिए, कुछ हर्बल टिप्स आपको बताएंगे, घर में कुछ ऐसे नुस्खे जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं और सर्दियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ सेहतमंद भी रह सकते हैं। कुछ इसी तरह से स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से टिप्स जो कि डॉक्टर शुमाइला शेयर करेंगी, डॉक्टर फैसल आएंगे, तल्लत होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ होंगी जो कि तमाम चीज़ें जो है हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं। आज आप भी सवाल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं, हमारे नंबर्स आपके सामने डिस्प्ले होते रहेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से जिसका सिलसिला जारी है। सारी AR ज़ैदी जो हैं आज हमारे साथ होंगे। ब्रेक के लिए रुकने के बाद मेरी आपसे मुलाकात स्पोर्ट्स के पहले सेगमेंट के साथ। खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ बात करनी है और मेरे साथ एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट स्पोर्ट्स के क्रिकेट के मौजूद हैं इस वक्त। AR ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे रही पाकिस्तान की ये जीत जो कि आपको दूसरे टेस्ट में नजर आ रही है? कैसे आप अंग्रेजी में इसे ये कह सकते हैं कि स्वीट एंड सावर। अच्छा, जीते तो हम जरूर हैं मगर कुछ शॉर्ट कमिंग्स रही हैं, कैचेस बहुत छोड़े हैं फील्डिंग। हाँ, खासतौर पे वो हफीज का कैच जिसने कि एकदम से मैच को डावाडोली कर दिया था, मतलब लटका दिया था, और अभी तक हमारी ओपनिंग का मसला जो है वो हल नहीं हुआ। तो फिर इन दोनों मसाइल का हल क्या आपको निकलता नजर आ रहा है आने वाले हमारे, अगर आप तीसरा टेस्ट ले लें या फिर आइंदा आने वाले दिनों में? देखें, तीसरा टेस्ट 1 नवंबर से शुरू हो रहा है और मेरा ख्याल है अजहर अली क्योंकि वहाँ पे पहुँच गए हैं और हो सकता है कि अजहर अली माइट कम इन, क्योंकि वो पाकिस्तान के वनडे के कप्तान भी हैं, तो वनडे सीरीज शुरू होने से पहले ज़रा उनको थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होगी। और वो बड़े शानदार बैट्समैन हैं, उनकी परफॉर्मेंस है, मेरा ख्याल है कि उनका टीम में इंक्लूजन होना बड़ा लाजमी है। तो जाना किसका ज़रूरी है? जिसने परफॉर्म नहीं किया वो जाएगा। नाम लेना कि आपके ख्याल में ओपनर्स में से किसको आपके ख्याल में रिप्लेस किया? लेफ्ट हैंडेड ओपनर जो है, नहीं, नेम प्लीज, नाम आप कि किसको रिप्लेस आपके ख्याल में करना ज्यादा बेहतर फैसला होगा? जिस लेफ्ट हैंडेड ओपनर ने पहले इनिंग्स में 54 किया था मगर बड़ा शेकी किस्म का 54 था। अच्छा, जिसमें मतलब है कि कोई इतना एतमाद नजर नहीं आता था। उसके मुकाबले में अजहर अली की पिछले टेस्ट मैचों में शानदार परफॉर्मेंस है। ठीक है। अच्छा, और यूनिस जो है उसने बहुत शानदार
उनका परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट, बड़ी सस्टेन्ड किस्म की उनकी बैटिंग और सारा कुछ। आपको लगता है कि वहाब रियाज को जो मैन ऑफ द मैच का दिया गया है टाइटल, यूनुस का उस बारे में, यूनुस भी तकरीबन मुझे खुद बड़ी हैरानी परफॉर्मेंस हुई के है साथ, क्योंकि मेरी नज़र में यूनुस खान जो था वो मैन ऑफ द मैच था, क्योंकि देखिए पहले इनिंग्स में उन्होंने 50 की, दूसरे में उन्होंने सेंचुरी की, हाँ जी। और फिर ये है कि जिस वक्त कल सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड परसों खेल रहा था उन्होंने 4 कैचेस भी पकड़े, तो बड़े हॉट कंटेंडर थे वो मैन ऑफ द मैच। फिर आपके ख्याल में क्यों नहीं उनको मिला है और वहाब रियाज को देने की वजह? असल में ये जो पैनल होता है, मैं खुद कई दफ़ा कई टेस्ट मैचेस में उस पैनल का हिस्सा रहा हूँ जो मैन ऑफ द मैच सिलेक्ट करता है। उसमें ये होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, 3 बंदे होते हैं, 2 समझते हैं कि वहाब रियाज को देना चाहिए, एक समझता है कि यूनुस खान को देना चाहिए, तो इस तरह कई दफ़ा नैरो डिसीजंस हो जाते हैं। और यूनुस जो है 30-50 के साथ और 31 सेंचुरीज के साथ इतनी हाई कन्वर्जन रेट और फिर जैसी ये परफॉर्मेंस, तो मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट यूनुस को ही कर रहे थे। हाँ, मेरा ख्याल है कि यूनुस खान बहुत हॉट कंटेंडर था। देखिए आपने जिक्र किया कि 31st उनकी टेस्ट सेंचुरी थी जो उन्होंने यहाँ पे बनाई अपना दुबई में। अब वो 10वें नंबर पे आ गए हैं दुनिया क्रिकेट में, तारीख में सबसे टॉप पे हैं तेंदुलकर, जिन्होंने 200 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उन्होंने टॉप पे सेंचुरियां बनाई हैं, और अब आ गए हैं यूनुस खान 10वें नंबर पे। जिस तरह वो कहते हैं कि अभी वो 2 साल खेलने का इरादा रखते हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें उनसे तवक्को रखनी चाहिए। गुड 2 इयर्स ना। अच्छा, हम लंच तक तो हमें उम्मीद थी कि बस मैच अभी आया हमारे हाथ में, उसके बाद लटक ही गया, फिर हम देख रहे हैं कि टी तक हम लटके ही रहे, हमें समझ नहीं आ रही थी, इतना ड्रैग 239 मिनट तकरीबन आदिल रशीद और फिर पार्टनरशिप रही उनके 2 बैट्समैन की, टेलएंडर्स की, जिन्होंने हमें खासे जिसे कहते हैं दांत खट्टे किए। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक जिसमें यासिर और पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर थे और जो कि इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में से हैं, उनको उन्होंने डिफाई किया और पाकिस्तान को विकेट नहीं लेने दे रहे थे। हाँ जी, काफी देर तक हम लोग, लेकिन चलें फिर यासिर ने भी ली, जुल्फकार बाबर ने भी ली, मगर उसकी एक वजह पाकिस्तान के ड्रॉप किए हुए कैचेस भी थे। हाँ। और पाकिस्तान के लिए एक मसला जो मुझे बड़ा शदीद नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के विकेट कीपर सरफराज को कामरान अकमल की आदतें लग रही हैं, वो भी कैच भी छोड़ रहे हैं और स्टंप भी छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो फिर अब इसका क्या हल हो? इसका देखें, आपको रिप्लेसमेंट अपना बिल्कुल तैयार रखना चाहिए। पेशावर का लड़का रिजवान है जो कि ओपनिंग बैट्समैन भी है और विकेट कीपर भी है। सो 3 खामियां हमने पॉइंट आउट की हैं। एक तो ये कि आपको लगा कि हमारे विकेट्स, मैचेस, कैच बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं। दूसरा, आपको लगा कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो समहाउ टेलएंडर्स को भी आउट करने में बर वक्त या तेज़ी के साथ कुछ नाकाम रहे, कुछ रेजिस्टेंस को उन्हें सामना करना पड़ा। तीसरी शिकायत आपको विकेट कीपर से। इसके अलावा भी कुछ और खामियां हैं जो आप समझते हैं आइंदा मैच में उतरने से पहले अगर हम उन पर नज़र कर लें तो हमारे चांसेस विक्ट्री के और भी ज़्यादा खूबसूरत और सीरीज जीतने के और भी ज़्यादा फिर मजबूत जो है वो हो जाएंगे। ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। खुश आमदीद और सबब खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान जिसने एक शानदार फतह हासिल की और अब एक नेक्स्ट मैच में जाने से पहले हम रिव्यू कर रहे हैं कि क्या क्या कुछ हुआ और क्या होना चाहिए। कितनी आप समझते हैं तब्दीलियां मुतवक्को होंगी अगले टूर्नामेंट, अगले मैच से पहले? देखिए, मुझे तो एक लगती है, अजहर अली टीम के अंदर वापस आएगा। और शान आपको नहीं पसंद आ रहे 54 रन के बावजूद? कि पहले टेस्ट में तो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही। अब तो 54 कर लिए थे उन्होंने। 54 किए मगर शेकी किस्म के 54 तो मिसबा तो तारीफ कर रहे हैं। मिसबा तारीफ कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि अजहर अली को तो आपने फिट करना है, या शुएब मलिक को ड्रॉप करना पड़ेगा या आपको शान मसूद को ड्रॉप करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि शान मसूद को अगर, क्योंकि वो भी नया लड़का है, अभी उसके लिए उसके पास बड़ा लंबा टाइम है क्रिकेट खेलने के लिए, तो शान मसूद को अगर बाहर करके, हाँ, लेकिन आप देखिए ना पहले मैच से अगले मैच में अगर उसकी अपनी परफॉर्मेंस का हम मुकाबला करें तो वहाँ से उसने जो अपना प्रेशर था या थोड़ा सा अपना बेहतर किया। अगर पहले ना परफॉर्म करके अब 54 पे वो आ गया है तो हो सकता है एक और चांस मजीद दिए जाए तो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसके अंदर जो है वो डेवलप हो। मगर ये बात देखिए कि अजहर अली ने पिछले काफ़ी टेस्ट मैचेस के अंदर एज एन ओपनर पाकिस्तान के लिए टीम को जितनी लंबी पार्टनरशिप्स दी हैं, पाकिस्तान को उन पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है। ठीक है। और क्योंकि ये जो शान मसूद था
ये कोई एंडरसन के जैसे कहते हैं ना नीचे लगा हुआ था उसकी शॉर्ट पिच डिलीवरीज के। ठीक है। तो पहले टेस्ट के दोनों इनिंग्स में वो बहुत अर्ली आउट हो गया, जिसकी वजह से 1 डाउन 2 डाउन के ऊपर प्रेशर पड़ा, और उस प्रेशर की वजह से मैं समझता हूँ कि शोएब मलिक इस टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा चले, ग्लोरीफाइड वो जो मिसबा की सेंचुरीज हैं उसकी बात करते हैं। इंजमामुल हक के बराबर सेंचुरी स्कोर कर ली उसने, और अब वो टुक टुक एंड बूम बूम कुछ इस पे भी तबसरा कर ही दें। देखिए, मैं तो उस वक्त भी कहता था कि हम लोग ज़रा बगैर किसी वजह के मिसबाहुल हक को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो इंटरनेट के ऊपर उसका नाम टुक टुक रख दिया गया था, उसने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेंचुरी की, उसमें तो साबित कर दिया था कि मैं तेज भी खेल सकता हूँ, और ऐसा वैसा तेज उसने छिक्के मारने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और रिकॉर्ड बराबर कर दिया। और देखिए, एज ए कैप्टन वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन। जी, जब खेलने की जरूरत होती है रुक के, तो वो रुक के खेलते हैं, और जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो अब आगे जो मैच है जिसमें कि अभी वो अपने स्पिनर्स की भी बड़ी तारीफ करते नजर आ रहे थे कि विकेट पे गेंद भी टर्न हो रहा था, और हमारे 2 बड़े कमाल किस्म के स्पिनर्स जो हैं वो भी पूरी फॉर्म के साथ एट प्ले थे, फिर भी इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला। आइंदा आने वाली जो विकेट है अगले मैच की, उसमें आपको लग रहा है इतनी सपोर्ट हमें मिलेगी? और हमारे विकेटें तो सारी जो यूएई के अंदर हैं वो एक ही तरह की तकरीबन यानी फिर स्पिनर्स का दौर स्लाइटली अभी जो पहले टेस्ट की विकेट थी उससे जरा बेहतर होगी विकेट, मगर ज्यादा हमें अच्छी विकेट की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करें कि क्यूरेटर को कहें कि ऐसी विकेट तैयार करें जो स्पिनर्स को मदद करे। आपने बात की पाकिस्तान के स्पिनर्स की। देखिए, दुनिया क्रिकेट में एक खूबसूरत तरीन साइट जो है ना वो ये होती है राइट आर्म लेग स्पिनर को गेंद करते देखना, और पाकिस्तान इस मामले में इतना खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान ने इंतखाब आलम, मुश्ताक मोहम्मद, उसके बाद अब्दुल कादिर, उसके बाद लिटिल मुशी, क्या नाम है, मुश्ताक अहमद, ये इतने अच्छे अच्छे लेग स्पिनर पैदा किए हैं। और यासर की आप देखिए कि बच्चा टेस्ट मैचेस और ओडीआईज खेलता है, और उधर से शेन मॉन कहता है कि अजीम बॉलर है। तो मेरा ख्याल है इतनी खुशकिस्मती उस बॉलर की, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम उसको ट्रम्प कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, और अगले टेस्ट मैच में भी वो ट्रम्प कार्ड ही रहेगा। अच्छा, सीरीज को कैसे देख रहे हैं आप? आइंदा आने वाले मैच जो है उसका नतीजा क्या मतवक्को? देखें, इसमें एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। अगर पाकिस्तान ये सीरीज 2-0 से जीतता है तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे चला जाता है टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में, ऑस्ट्रेलिया के बाद मतलब, और इंग्लैंड स्लाइड डाउन करेगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के कप्तान की ये ख्वाहिश होगी कि आखिरी टेस्ट मैच जीत के इसको 2-0 किया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, और जो आगे उसके बाद हमारी वनडेज की सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें आप हमें लग रहा है कि यूनुस को भी शामिल किए जाने के इम्कान हैं। एक अफवाह चल रही है, मगर यकीन के साथ हम नहीं कह सकते। तो आपके ख्याल में अगर इस तरह का कोई फैसला किया जाता है तो वो फैसला अच्छा है या नहीं किया जाना चाहिए? देखें, आप जिस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, 4-5 तकरीबन एक ही किस्म के। तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की टीम जो है इस वक्त, एक तो एशेज जीत के आई, दूसरी बात ये, ठीक है ओडीआईज की सीरीज वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए, मगर टीम बड़ी स्ट्रांग है, कांटेदार मैच होंगे, तो पाकिस्तान को बहुत अच्छी टीम जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देखें, अजहर अली वापस आएंगे, टीम के अंदर कप्तानी लेंगे और इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को स्लाइट एज है इंग्लैंड के ऊपर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद, तवक्को और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है हर मैदान में हमेशा फतह याब, और ख़ास तौर पे क्रिकेट के मैदान में अब जबकि हमें बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का सामना है एक सीरीज़ के लिए इंडिया के साथ, तो अगर हम अपनी रैंकिंग इंप्रूव करते हैं उन मैचेस के साथ जो चल रहे हैं, और दुनिया में जहाँ हमें मौका मिल रहा है अच्छी तरह से वहाँ मैच खेलते हैं, तो मुझे यकीन है कि हम अपनी फतह और बरतरी जो है वो साबित कर सकते हैं। दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करे। ब्रेक के लिए रुकने के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपसे शेयर करेंगे कुछ ऐसी टिप्स जो कि जाड़ों में, सर्दियों में हम सबको बहुत काम आएंगी। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम बना सकते हैं हर्बली, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपसे डर्मेटोलॉजिस्ट शेयर करेंगी, न्यूट्रिशनिस्ट शेयर करेंगे, और कुछ रेसिपीज़ जो किचन में आप सीख सकेंगे। साथ रहिएगा। जनाब, खुश आमदीद। हम इस वक्त किचन में हैं और खूब धुआं उड़ाता हुआ मज़ेदार किस्म का किचन सर्दियों का जैसे होता है, जिसमें हलवा बन रहा है एक, जी चने की दाल और हलवा कद्दू का हलवा। ठीक है। और इसका फिर मैंने ये किया कि चने की दाल को भिगो दिया, फिर उसको इतने पानी में मैंने गला लिया जिसमें वो गल जाए, ठीक है, और पानी खुश्क हो जाए। फिर इसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया, ठीक है, चॉपर में, आप जिस तरह भी पीसना चाहें। और फिर मैंने ये किया कि हलवा कद्दू लिया
और उसको मैंने छिलका उतार के छोटे क्यूब्स में काटा और उसको स्टीम में ही किया, वो खुद ही गल जाते हैं अपने पानी में। ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया था दिखाने के लिए। और ये भी मैंने ये दोनों इकट्ठे अब मैं भून रही हूँ। असल चीज़ ना इस हलवे की जो है वो इसकी भुनाई है, इसको बहुत ही ज़्यादा भूनना है। तो अगर जितना दाल है उतना ही हलवा कद्दू डाल लें तो फिर आपने जरा रेशो कम किया? नहीं, ये बराबर में मैंने पहले ज्यादा डाल दिया ठीक हुआ था। भूनने के लिए सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा सा रखा था। ठीक है। 1 पाव चने की दाल में तो 2 कप क्यूब्स में कटा हुआ अगर कद्दू हो, छिलका उतरा हुआ, तो वो 1 कप रह जाता है। और देसी घी में इस हलवे को भुना हुआ हो। और इसमें घी भी तकरीबन अगर हम 1-1 कप दोनों चीजें ले रहे हैं तो घी भी 1 कप हमें चाहिए। ठीक है। और इसको चूंकि भूनने का, और ये शुरू में ये यहाँ ऐसे चिपकता भी बहुत है। ठीक है। और इसको मुसलसल चलाना है। बस इस हलवे का यही है कि इसकी मत मार देनी है, इसकी भून भून के इसकी। ठीक है। अच्छा, इस तरफ हमने आज स्पेशल नूडल सूप मैंने आज बनाना था। इसमें हम ये करेंगे कि हाँ, क्योंकि अभी मैं शुरू करूंगी। ठीक है। सोचा हुआ था ना, अब हमने इसमें लहसुन डाला, लहसुन डाला ऑयल में, उसको और सिर्फ इसे हल्का 1 सा टेबल सौते कर स्पून, लिया। सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल में। और उसके बाद ये चॉप किया हुआ चिकन है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है। उबला हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इसका ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप कच्चा लेके इसको फ्राई करें थोड़ा। ठीक है। और इसको अब हम अच्छी तरह से सौते करेंगे जब तक ये सफेद हो जाएगा। जी, बस इसमें थोड़ा इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें अच्छा। यखनी है जो हम 6 कप डाल देंगे। सही। अच्छा, ये मैंने ऑयल लिया था, इसमें बेहतर है कि हम मक्खन ले लेना। ठीक, तो मक्खन से जायका ज्यादा बेहतर हो जी, जाएगा। ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मक्खन पैकेट का, घर का, कुकिंग कोई भी बटर, कोई सा भी, सॉल्टिश भी आप ले सकते हैं, मार्जरीन ले सकते हैं, कोई भी, क्योंकि हमने ये बनाना ही नमकीन चीज़ है तो इसमें आप मार्जिन या कोई भी आप ले लेते हैं सॉल्ट। बिल्कुल अच्छा, ठीक। इसमें यह पकेगा। इसके साथ ही हमने ये काम करना है कि हमने नूडल्स को अलहदा नहीं उबालना। ये 1 कप के करीब मैंने नूडल्स हैं, इनको तोड़ लिया। और 1 कप ही हमारा चिकन था, इनको इसके साथ ही डाल देंगे। अच्छा, जी फरा, इसका 2 काम होंगे इसके कि इसकी जो स्टार्च है वो निकल के इसको गाढ़ा भी कर देगी। गाढ़ा भी कर देगी, और जो उतनी देर में कुकिंग टाइम भी इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो मैंने इसमें ऐड करनी है। वो भी अभी डाल देनी है? नहीं, वो ये हो जाएगा जब नूडल्स हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम फिर डालेंगे। इसमें जनाब ये है आपकी पसंद की चीज़, फरा ब्रोकली है जो आजकल आपको मिलेगी। ठीक है। अगर वो ना मिले तो मैंने फूल गोभी आज डाली थी। ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए लेकिन ये इसका मतलब आराम से अवेलेबल है? जी, आजकल है। इसमें मैंने अंडा जो है वो कच्चा नहीं इस दफ़ा डाल ली, मैंने बॉईल करके सिर्फ सफ़ेदी को चॉप कर लिया, जो एंड में डालेंगे। थोड़ी सी गाजर है, थोड़े से कॉर्न्स हैं जो आजकल हर जगह ही मिल रहे हैं, और बंद गोभी है, शिमला मिर्च है थोड़ी सी, और सब हरा प्याज है। ठीक है। थोड़ा सा ये बिल्कुल हरा प्याज और अंडा मैं बिल्कुल एंड में डालूंगी। अभी जब ये 10 मिनट में हो जाएगा मैं ये बाकी सब्जियां डाल के सिर्फ 5 मिनट फिर उसकी सीजनिंग, और उसके बाद उबला हुआ डालूंगी। डन। सो इसको ढक दें? जी, उसको बनने दें? उसको बनने देते हैं। और इसका मैं बता क्या देती हलवे हूँ का कि क्या हलवे को अभी ये मैं इसको भूनूंगी, ये तकरीबन 10 मिनट और भुनेगा। कैसे पता चलेगा कि ये अब भुन गया है? पर इसका ये जो ब्राउन सा गोल्डन सा कलर आ रहा है ना, जो नीचे लगने से आ रहा है, ये वाला कलर इसका आ जाएगा तकरीबन। ठीक है। और उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे और खोया मैं डालूंगी इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको मेवा डालूंगी और गार्निश करेंगे हम इसको खोए से और बादाम से। बिल्कुल सही। और इसमें ढेर सारा हम मेवा जो है वो ऐड करेंगे बिल्कुल, ताकि बिल्कुल, उसकी ये जो मैंने- नट्स की ताकत है वो भी हमें मिल सके इस मौसम में। इसमें अपनी मर्जी है, आप इसमें अखरोट और जो से भी नाश्ता है डाल। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम किंजा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, बड़ा आपने बर वक्त प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बड़ी खुशी हो रही है। बड़े क्वेश्चंस हमारे पास जमा थे। जनाब पूछे। तो फरा, एक तो ये पता करना था कि नहाने के बाद ना जिस्म में फौरन ऐसे खुजली शुरू हो जाती है, तो सही। क्या वो ड्राइनेस की वजह है या क्या है? डॉक्टर फैसल से मैं चाह रही थी कि उनसे अगर कोई ऐसी टिप मिल जाए कि नहाने के बाद हम क्या चीज़ यूज़ करें। जी, तो वो बहुत ज़्यादा सर्दियों में ना एकदम खुजली Got शुरू हो it. जाती है। हाँ इसके जी, अलावा dryness हो जाती है। इसके अलावा भी दूसरा कोई ये कि- सवाल? जी जी, ये दूसरा ये कि बालों के लिए स्पेशली कौन से नट्स जो हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं, बेहतर हैं, हमें कौन से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए ठीक है। कि बाल जो हैं बहुत गिर रहे हैं। हाँ जी, ये आजकल उसके बहुत लिए- मसला है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत सही। ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या ऐसे कोई खास नट्स हैं या कोई से भी यूज़ करें, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, किंजा। काइंडली प्लीज पता करें। अब भी पता करें। थैंक यू सो मच। जी, और भी कुछ पूछना चाह रही हैं? बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तल्ला जब तक इसको अच्छी तरह से भून रही है और हमारा नूडल्स सूप भी बन रहा है, मैं चलूंगी डॉक्टर शमाइला की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर शमाइला? डॉक्टर फैसल अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, फिर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आयशा को बाद में शामिल करूंगी, जो दोनों सवाल इमीडिएटली दोनों डॉक्टर से हैं। पहले तो उन्होंने बात की, आपसे भी यही पूछ लेती हूँ कि वो जो कह रही हैं कि नहाने के बाद अकड़ सा जाता है जिस्म। बिल्कुल फरा, ये सर्दियों में अब ये स्टार्ट हो गया ऑटम सीज़न, और इसमें ये भी शिकायत बहुत आम है। इसमें सबसे पहले तो ये करना है कि आपने शावर देखना है कि किस तरह के पानी से आप शावर ले रहे हैं।
बहुत तेज गर्म पानी से शावर नहीं लेना। अच्छा। अगेन वो मज़ा तो बहुत आता है लेकिन इट्स वेरी डैमेजिंग, स्किन का जो लिपिड बाय लेयर है या जो भी प्रोटेक्टिव फंक्शन है उसको डैमेज करता है तेज गर्म पानी। अच्छा। तो पानी का हमने खास ख्याल रखना है कि ल्यूक वार्म सा वाटर हो, जिसको नीम गर्म पानी कहते हैं हम। एक तो उससे नहाना है, दूसरा हमने लंबे टाइम के लिए शावर्स नहीं लेने, मतलब क्विकली हमने बात ले लेना है और उसको दोनों बातें अब वो कह रही हाँ हैं जी, कि लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम बाद में उसको इच ना आए और बाद में हम एक अजीब सी हालत में ना हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से हम अपना शावर को जो है वो शॉर्ट करें और उसके बाद हमने पैड ड्राई करना है, टॉवल ड्राई नहीं करना बॉडी को, और उस एक डैम्प से जिस्म के ऊपर हमने मॉइस्चराइज करना है। दैट इज़ वेरी नेसेसरी। पूरी बॉडी पे समझें आपने मॉइस्चराइजर की एक लेयर लगा। कोई भी मॉइस्चराइजर लिया जा सकता है? मॉइस्चराइजर्स बहुत अच्छे हैं, यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बहुत अच्छे हैं, आप वो लगा सकते हैं। दे आर वेरी नाइस एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये कि आपको नहाने के बाद पूरा दिन फिर दोबारा उसको मॉइस्चराइज करने की, अगर आपको कोई और मसला नहीं है तो जरूरत नहीं रहती। कोई एक मॉइस्चराइजर जिसका आप टॉपिक क्रीम recommend का कर सकें? SOS मॉइस्चराइजर है, दैट इज़ वेरी नाइस फॉर द होल बॉडी, आप उसको लगा सकते हैं बिल्कुल। और डैम्प पे लगाएं, जिस्म पे लगाएं तो एटलीस्ट 24 आवर्स बहुत सारे खुशबुओं वाले, बहुत सारे नहीं, ब्रांड के जितने नॉन जितना मॉइस्चराइजर नॉन फ्रेग्रेंट होगा, जितने उसमें अल्कोहल्स की क्वांटिटी कम होगी, उतना ही वो स्किन को हेल्प आउट करेगा हील होने में। अच्छा, तो इसका मतलब है हमें बहुत सारे खुशबुओं वाले, बहुत सारे बड़े बड़े वो नामों फैंसी वाले मॉइस्चराइजर्स जो हैं वो मतलब आपको खुशबू तो दे सकते हैं लेकिन उनका उतना प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं रहेगा जितना कि एक सादा मॉइस्चराइजर। इसका मतलब है बॉडी के लिए मॉइस्चराइजर लेते हुए हम उसके इंग्रेडिएंट्स में यूरिया देखें? बिल्कुल, अगर यूरिया ग्लिसरीन आप जरूर देखें। ठीक है। और इसी तरह उसमें कोई ना कोई उसमें पैराफिन्स देखें, वो जरूर डले हुए होने चाहिए, बिकॉज पैराफिन्स जो हैं वो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है एनवायरनमेंट में उसको भी एब्जॉर्ब करके हेल्प करते हैं रिटेन करने की। ठीक है। उसके अलावा फरा एंटीबैक्टीरियल सोप्स आपने नहीं यूज करने। अच्छा। या ड्रायर सोप्स, कुछ लोग ग्रीन कलर के सोप्स यूज करते हैं जो कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए बने होते हैं, तो कोशिश करने हैं कि आपने वाइट और मॉइस्चराइजिंग वाले सोप यूज करने हैं, मॉइस्चराइजर जिसमें एडेड होता है, या फिर आपने बॉडी जेल्स या बॉडी वॉश यूज करने हैं, अगेन जिनके ऊपर एंटीबैक्टीरियल ना लिखा हुआ हो। सही, बिल्कुल सही। तो ये तो आपकी तरफ से टिप होगी, आपकी तरफ से क्या मशवरा होगा? ये एक फॉर लाइटर नोट, डॉक्टर साहबा ने जो 2 पाबंदियां लगाई हैं उसमें तो फिर ड्राई क्लीनिंग हो सकती है। हाँ। लेकिन ये कि बहरहाल वो ठीक कह रही हैं। उसमें ये कीजिए, देखिए बॉडी लोशंस बहुत अच्छे लगाने चाहिए, लेकिन हमारी जो 90% लोग हैं वो पूरी बॉडी पे लोशंस नहीं अप्लाई करते, ज़्यादा से ज़्यादा हाथों पे, चेहरे पे लगा लेते हैं। तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी टिप है कि आप जब नहा लें तो फाइनल रिंस जो आपका हो, जो आखिरी आपने शावर लेने के बाद 2-3 मग्गे पानी ले लें और उसमें ऑलिव ऑयल डाल लें। ठीक है। ठीक है, ऑलिव ऑयल डाल लें, या अगर गर्म पानी है तो कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट है ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल। ठीक। वो पूरी बॉडी पे डाल लें। ठीक है। उसके बाद उसको, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि पैड ड्राई कर लें, उसको रगड़िए मत, उसको हल्का पानी के साथ ही ऑयल जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सही। तो काफ़ी हद तक आपके जिस्म की खुश्की जो सी है वो उससे ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो आपकी तरफ से टिप ये रहेगी। जी हाँ। कुछ खाने पीने का ताल्लुक भी होता है इस मसले के साथ, इस तरह के मसाइल के साथ, कि नहीं बस खाएं? ड्राइनेस जो है वो तो ये है कि आपका जो एक्सपोजर कितना है और डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहे आप। होता क्या है कि चूंकि सर्दी होती है तो हमें इतनी प्यास नहीं लग रही होती, और प्यास नहीं लगती, लेकिन जो बॉडी की वाटर की नीड्स होती हैं वो अपनी जगह रहती हैं। तो इसमें यह है कि स्पेशली जो सूप्स हैं और जो आपके ऑयल रिच फूड्स भी हो सकते हैं, आपके वाइटामिन जैसा ख़ास तौर पे ए और ई जो हैं वो तो आपको फूड से ही मिल रहे हैं, और यही जो है आपकी सारी स्किन को जितनी जल्दी एक्चुअली ये जो खुश्की होती है आपकी स्किन की जो एक ड्राई लेयर होती है जो उतर जाती है ना, उससे डैंड्रफ बन रही होती है। तो वो जितना आपके स्किन की जो रीग्रोथ के जो विटामिन वगैरह आप कम ले रहे होते हैं तो उतना वो जल्दी ज्यादा मसला हो रहा होता है। और जितना आप डिहाइड्रेट करते हो अपनी स्किन को तो वो उतनी जल्दी वो बिल्कुल। उन्होंने एक और मसले का, बालों के गिरने का भी बड़ा जिक्र किया, और आजकल बहुत गंभीर है मसला, इसका भी कोई ना कोई हल जो है वो जरूर आप बताएं। फरा बाल गिर भी रहे हैं और बालों में डैंड्रफ और बाल ड्राई और डिहाइड्रेटेड से भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अगेन उसमें डाइट का तो एक मेजर रोल है। डाइट का जो रोल है वो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। उसके अलावा डैंड्रफ का इशू जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो भी जैसे इन्होंने कहा कि ड्राई डेड स्किन बिल्डअप बहुत ज़्यादा सर्दियों में होने लगता है, तो उसको भी ज़रूरत होती है, जैसे हमारी बॉडी को एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत होती है कि जल्दी जल्दी उसकी डेड स्किन जो है, जो बन रही है लेयर
ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन की वजह से वो रिमूव। आपने आज कोई ठेका लिया हुआ है? एक तो आप कह रही है ठंडे पानी, नीम ठंडे पानी से, नीम गर्म पानी से नहाएं, ऊपर से ज्यादा नहाएं? नहीं, ज्यादा नहीं नहाएं, कम से कम नहाएं, लेकिन एक दफा वीक में बॉडी को एक्सफोलिएट जरूर करें। कैसे करें? उससे फर्क, अगर होम रेमेडी में जाएं तो बड़ी आसान सी टिप है, कॉफी स्क्रब बनता है। कॉफ़ी बीन्स लेके उसको ग्राइंड कर लें, उसमें शुगर ऐड करके और ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ऐड करके नहाते हुए उसको अगर आप स्क्रब कर लें, और अगर तो इंस्टेंट कॉफी ले लें, इंस्टेंट कॉफी तो पाउडर होती है पहले नहीं, उसमें कंटेंट इंस्टेंट कॉफी में तो डिफरेंट होंगे, उसमें मिल्क भी एडेड होगा और शुगर्स भी उस तरह ग्रेनी नहीं होते ना, तो बहुत ही फाइन शुगर्स होते हैं। थोड़े ग्रेनी शुगर्स लेने हैं, दानेदार जो चीनी है वो लेके अगर आप उसको स्क्रब करें, ऑलिव ऑयल के साथ मिला लें और स्क्रब करें, मेरा ख्याल है हार्डली 1.5 मिनट में अगर आप करते जाएं और उसके बाद शॉवर लें तो आप देखिएगा स्किन इतनी सॉफ्ट होगी। और जो भी आप एप्लीकेशन करेंगे, मॉइस्चराइजर की करेंगे या कोई भी चीज़ आप या ऑयल करेंगे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी है, वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, इसलिए कि आपकी डेड स्किन जो है वो तो एक डेड लेयर है, इट्स नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब एनीथिंग, तो वो जब उतरेगी तो फिर वो ज्यादा हेल्प आउट होगा उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे गांव में या देहातों में या फिर हमारी आम जिंदगी में, शहरों में भी ये प्रैक्टिस हुआ करती थी कि नहाने के बाद हल्का सा जिस्म पे तेल मल लिया जाता था, लेकिन सर्दियों में अगर जिस्म पे हल्का फुल्का सा भी तेल लगा हो तो ठंड लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जरा से आप बाहर निकले और ठंडी हवा लगे तो जुड़ भी जाता है, एकदम से दर्द भी होना शुरू हो जाती है आपको। तो जो आप कह रहे हैं अगर हम वो करेंगे तो फिर उसके साथ ये मसला तो नहीं होगा कि फिर अचानक से टांग में दर्द होना शुरू होगी या बाजू में? ये देखिए, हम मसाज तो कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। ऑयलिंग जो उनसे आप बात कर रही हैं वो हल्का फुल्का मसाज होता है। मसाज में होता है कि आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है और उसमें गर्म और सर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है कि बॉडी का मसाज की वजह से सर्कुलेशन बड़ी होती है तो एक टेम्परेचर बड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे ही ठंड का एक्सपोजर होता है तो वो सर्द गर्म हो जाता है, उससे दर्द बढ़ जाते हैं। लेकिन जो मैं पानी में मिक्स करके ऑयल की बात कर रहा हूँ तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, और उससे कुछ नहीं होगा? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक और जो बहुत मसला रहता है वो रहता है होंठ फटे हुए। सर्दियां आती हैं और होंठ फटना शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है डॉक्टर शुमाइला, और इसके लिए फिर क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि सर्दियों में हमारा वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है। एक हम लोग बेवरेजेस, हॉट बेवरेजेस लेते हैं, डायरेटिक होते हैं, यानी कि वो पेशाब आवर होते हैं, तो उससे यह है कि जो बॉडी का वाटर कंटेंट है वो ऑलरेडी कम होता है और हमारा इनटेक कम हो जाता है और हम डायरेटिक्स की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से एक तो लिप, उसके अलावा जो हवा है उसमें ऑलरेडी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत लो होता है, इट्स ड्राई, और ठंडी और हवा जब लगती है होंठों के ऊपर, और तीसरा फैक्टर ये कि उसको हम बार बार ज़ुबान जब होंठों पे फेरते हैं उनको वेट करने के लिए, जब बाहर निकलते हैं या आउटडोर हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो एक विशेष सा साइकिल बनता है कि वो ड्राई बार बार फटते हैं। और फिर अगेन जैसे मैंने कहा कि डेड स्किन बिल्डअप बहुत ज़्यादा होता है, तो होंठों पे भी एक डेड स्किन की लेयर भी आती है और इसके अलावा होंठों में ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम होंठों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज करें, अगेन किसी अच्छे लिप बाम की मदद से। एलोवेरा जेल बेस्ड, विटामिन ई बेस्ड लिप बाम्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, बीज वैक्स के साथ आए हुए हैं। कोशिश करें मेंथोल और कैम्फर वाले लिप बाम आप ना यूज़ करें, वो मज़ीद होंठों को ड्राई आउट करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे वाले लिप बाम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, और अगर आपने घर में करना है तो आप ऑलिव ऑयल को या जो दूध की बलाई है, क्रीम को आप रात को हल्का सा अपने होंठों पे लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, लिपस्टिक्स भी वो यूज़ करनी है जिनके अंदर मॉइस्चराइजर्स ऐड हों, और ये आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर आयशा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि अगैन इस तरह के जो मसाइल आ रहे होते हैं, और वो कौन सी डाइट है जो आप समझती हैं कि सर्दियों में अगर हमारे खुराक का हिस्सा बन जाए डेली रूटीन का, तो फिर हम अच्छी तरह से, हमें सीने की जकड़न नहीं होगी, फ्लू नहीं बार बार होता रहेगा, मुख्तलिफ किस्म की सर्दियों की जो बीमारियां हैं हम उनसे भी महफूज रह सकेंगे और अच्छी तरह से मौसम को एंजॉय करेंगे? इसमें अगर हम सिर्फ 2-3 चीज़ों को जहन में रख लेना कि अगर हम जो हमारे 3 विटामिन्स आ रहे हैं, एक आपको सी चाहिए, एक आपको ए चाहिए और एक आपको साथ ही ई की थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, बाकी भी ज़रूरी हैं, और वो आमतौर पर चूँकि हम रोटी खा रहे हैं तो उसमें वो बी और बाकी जो है आपके पास आ रहे हैं। इसमें ऑरेंजेस इंशाल्लाह आ जाएंगे, अभी भी आ रहे हैं। ये बहुत एक बड़ा प्रॉपर साइज़ का ऑरेंज जो है आपका तकरीबन 90% तक विटामिन सी जो है आपका उसमें आपको मिल जाएगा। सिमिलरली जो आपके जो होल ग्रेन्स हो हैं और साथ ही जो तिल या जो छोटे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जिनको बहुत ज़्यादा नहीं खाना लेकिन थोड़ी मिकदार में, वो आपको जो ऑयल बेस्ड विटामिन्स हैं उसमें से आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपने तीसरा ये करना है कि जो लीफी वेजिटेबल्स जो हैं जैसे सलाद के पत्ते हैं, और साथ ही साथ जो रूट वेजिटेबल्स हैं जैसे गाजर और मूली जो कि ज़मीन के नीचे बन रही होती है,
इसका आप एक सलाद बना के साथ बॉल ले लेते। ये 3 चीज़ें अगर डेली कहीं ना कहीं आप डाल लेते हो उसमें, तो जो आपका स्किन जो बार बार बन रही है ना, जो रीजेनरेट हो रही है, ठीक है, उस प्रोसेस को ये बहुत स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने कहा बाम, तो कोई ऐसी बाम है हर्बल बाम जो घर में बन सके, जो हम खुद से बना सकें और वो जी इफेक्टिव भी हो? बिल्कुल, अभी आपको हर्बल बाम भी बनाएंगे और जो फटी एड़ियाँ हो जाती हैं उसके लिए भी बाम बताते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। हम आपको फिर किचन में लेके चलते जी हैं जरूर। ताकि आप हमें वहाँ पे सारी चीज़ें बनाना सिखा सकें। और किचन में तलत जो है वो भी मसरूफ है, पैकार हैं। तलत कहाँ तक पहुँचा नूडल्स? बड़ा मैं एक आज नूडल सूप तो तकरीबन इसको हम मुकम्मल करते हैं। अच्छा। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा वुस्टरशायर सॉस ठीक, टेस्ट के लिए। आप इसकी अपनी मर्जी की कोई भी सीजनिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, इवन के मटर भी कर सकते हैं। और ये सोया सॉस 4 है। ठीक। सोया सॉस, वुस्टरशायर सॉस जी, और नमक जाएगा इसमें, थोड़ा सा नमक, और फिर ढेर सारी सब्जियां अभी चली जाएंगी या अलग से? पर बस ये हो गया तकरीबन। इसको बस अब थिक करने के लिए मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा। ठीक है। नमक मैंने डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, और अजीनोमोटो है मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल 1/4 टीस्पून। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालिएगा, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, हम बाजार से इवन के बिरयानी भी खाते हैं ना, तो उसमें ना डालें? ना डालूं? हाँ, क्योंकि हमने सिर्फ खाना टेस्ट है। के लिए। हाँ ठीक है, हमें सूप पीना नहीं है। बड़ा ये इतना भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा हाई जिनको बीपी का हाँ। ज्यादा मसला होता है, लेकिन फिर भी कोई बुरे वक्त का पता होता है। हाँ नहीं, बेहतर पता है चले क्या? आज ही शाम को मुझे हाई बीपी हो जाए और मैं कहूंगी तलत ने जो मुझे सूप लाया मुझे सोडियम खिलाया था ना, बस उसकी वजह से हो गया। अच्छा जी, पर मजेदार सा इसमें देखिए हलवा। मैंने चीनी डाल दी थी, इसके साथ ये कैरमलाइज थोड़ा हो गया और उसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया। ठीक है। और इतने देर उसको भूनना है कि उसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। अब इसमें हम डालेंगे मेवा। एक टाइम आता है जब आपको खुशबू आनी बंद हो जाती है। हाँ, जब आप ज्यादा सही। खुशबू में रहे तो फिर आप इम्यून हो जाते सही हैं ना कह रही खुशबू की, तो फिर रंग से पता चलेगा। जी जी, अच्छा जी, इसमें थोड़ा हमने सा nuts- गोल्डन। हाँ जी, नट्स मैंने इसके अंदर इतना नहीं ऐड करी, सिर्फ मैं मेवा डाल रही हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट था। अभी चीनी इसमें शायद थोड़ी दाना होगा, मैंने बंद कर दिया था। मुझे वो यहाँ थोड़ा सा पानी चाहिए था, बस इसलिए थोड़ा सा पानी आप चीनी के साथ डाल दें। ये कंप्लीट है। इसमें अब मैं वेजिटेबल्स डाल देती हूँ सारी। ठीक है। और मैं इसको थिक करने के बाद अंडे की सफ़ेदी और सब्ज़ प्याज डालूंगी। बिल्कुल सही। सो हमारा ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। मैं ब्रेक के लिए रुकने जाऊंगी। ब्रेक के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो डॉक्टर फैसल हमें घर में कुछ ऐसी बाम्स बनाना बताएंगे जो कि एड़ियों पे और होंठों पे लगाई जा सकती हैं और इस मसले से बचा जा सकता है। आपके सवाल हम मुंतज़िर, कॉल करके शो में शामिल हो सकते हैं। नंबर्स आपके सामने डिस्प्ले पे। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर। अगर आपको याद हो 8 मुहर्रमुल हराम को हमने जो शो किया था उसमें यही बात की थी कि खुदा न खास्ता ज़लज़ले आने की सूरत में या किसी भी ऐसी आफत या परेशानी की सूरत में हमें किस तरह से हिफाजती मेयर्स हैं वो इख्तियार करने हैं। एक तो अल्लाह ताला का जिक्र, दूसरा इमारत की कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर के बीम डला होता है, जहाँ पर के हमें ज़्यादा महफूज पनाहगाह जो मिल सकती है। सीढ़ियों में नहीं भागना, सीढ़ियों के करीब नहीं जाना, लिफ्ट, दरवाजे की चौखट, ये वो जगह है जहाँ पर पनाह ली जा सकती है, किसी न किसी चीज़ के नीचे पनाह ली जा सकती है। और कुछ खास पोस्चर्स हैं जिनमें कि अगर हम जाके बैठ जाएं तो चोट लगने के और तकलीफ पहुंचने के, नुकसान पहुंचने के इम्कानात कम से कम हो जाते हैं। लेकिन इस ज़लज़ले ने भी दोबारा इस चीज़ को हमें ताज़ा कर दिया कि हमें अपने बिल्डिंग कोड्स का बड़ा ख्याल करना है और बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला जहाँ जहाँ पे आया है, जहाँ जहाँ पे इसकी वजह से नुकसान हुआ है, अल्लाह करे कि उस नुकसान का अजाला हो, उसकी तलाफ़ी हो। जानी नुकसान की तो कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती, जो लोग चले गए हैं उनकी किस्मत में इसी तरह से जाना था, लेकिन अल्लाह ताला बाकी सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, हमारी जो गुनाह है उन्हें माफ़ फरमाए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। सो ये दुआएं जो हैं अब जबकि आफ्टर शॉक्स के आने का सिलसिला जारी है, हमारी दुआ कि अल्लाह ताला अर्ज़ पाक को अपनी हिफाजत में रखे। आज मौसम के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि सर्दियों की आमद है, उससे बचाव कैसे करना है और कैसे सर्दियों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुजारना है। मेरे एक्सपर्ट्स जो हैं मेरे साथ हैं, डॉक्टर शमाइला हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर आयशा है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर फैसल ने अपनी महाज संभाल ली है, पोजीशन संभाल ली है, हर्बलिस्ट हैं और कुछ चीज़ें हमें हर्बली घर में तैयार करना जो है बताने जा रहे हैं, जिसमें फटी हुई एड़ियों के लिए कुछ है। जी हाँ, फटी एड़ियों के लिए लिप बाम है, हील बाम है, एक पेन बाम है। ठीक है, जो सर्दियों में जोड़ों के दर्द उठ जाते हैं उसके ठीक है। लिए। ये सारा कुछ वही है, जैसे लबे बाम आ गया,
ये वो वाला बाम है या बाम हो नहीं, दर ये है? लगाने वाला ये बाम। लगाने वाला है। अच्छा जी, क्या कुछ डल रहा है इसमें? इसको ऑन करेंगे। ये तो मेरा ख्याल है बी वैक्स है। ये एमल्सिफाइंग वैक्स है, अच्छा ये बी वैक्स है। ठीक है, सो पीले रंग की जो होगी ये बी वैक्स होगी। ये bee wax ये हमें होगी। कहाँ से मिलेगी? ये किसी भी ड्रग स्टोर से मिल सकती है, अब ठीक तो है। इजीली अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें। सही है। नहीं, छत्ते की मोम जो है, जी हाँ, अगर खुद से आपने छत्ता निचोड़ा और छत्ते की मोम आपके पास है तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते ये बिल्कुल साफ़ हुई भी है। ठीक। बाकी यह है कि इसके ब्रिक्स भी मिलते हैं जिसको साफ़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सही। तो बेहतर है इस शक्ल में इसको ले लीजिए। ये तकरीबन 2 टीस्पून या जितनी आपने बनानी है ये बन वैक्स क्या रहा ले है? लीजिए। ये लिप बाम, ठीक है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लीजिए। जो कि हरे से रंग का होना चाहिए। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे तिलों का तेल। अच्छा, वाह, ठीक है, इसको हम हल्का सा मेल्ट करेंगे और इसमें थोड़ी सी वैक्स और डाल देते हैं। ऑयल ज़्यादा है ताकि ये जम सके। ऑयल ज़्यादा है या वैक्स मेल्ट होके भी ऑयल बन गई है? नहीं, वो भी है, लेकिन इसको जमने के लिए बहरहाल वैक्स चाहिए और ठीक है, ऑयल्स सही, को। ठीक है। तो ये हमारी एक बेसिक बाम तैयार हो गई है। अब जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इसमें हम ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट। हैं? ताकि खाते हुए में मज़ा भी आता हाँ, रहे। लिप बाम है तो ज़रा टेस्टी भी हो जाएगी ठीक और है। वो फ़ायदेमंद भी हो जाएगी। ठीक है, तो डार्क चॉकलेट भी हमने इसमें ऐड कर लिया ऐड कर लीजिए। और अब ये जम जाएगी अभी- तो इसको हम बना के रख लें। जी बिल्कुल, इसको लगाते भी रहे और खाते भी रहे। इसको लगाते भी रहें, खाते भी रहें। ये तकरीबन दिन में 2 से 3 दफ़ा अगर आप लगा लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके चैप लिप्स ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बड़ा नुस्खा कहा जाता है कि अगर एड़ियाँ फट रही हों तो बगलों में तेल लगाएं, और अगर होंठ फट रहे हों तो जैसे कहते हैं बेली बटन, नाफ में, बिल्कुल। उसमें तेल लगाएं। सरसों का तेल लगाएं या जैतून का, उसमें जैतून 2 का। ड्रॉप्स डाल लीजिए, वो थोड़ी देर में अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके चैप लिप्स जो उनसे वो बिल्कुल ठीक हो अच्छा, जाएंगे। इसका क्या ताल्लुक है हमारे होंठों से? देखिए, जो नेवल एरिया हमारा है, इसका भी साइंस ने कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में वो नहीं हुई है रिसर्च, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नाफ चढ़ गई, नाफ आ गई, तो अगर वो आ जाए तो आपको डाइजेशन अपसेट हो जाता है, आपको वॉमिटिंग, नोजिया शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। ये डन, ये इसको रख done हो देते गया। हैं। इसको हम निकाल लेते हैं इसमें, सही। ठीक है, ताकि ये पैन हमारा फारिग हो जाए। और अब हम फटी हुई एड़ियों के लिए अब कुछ फटी हुई बनाने जा रहे एड़ियों के हैं। लिए बना रहे हैं। अच्छा डॉक्टर शमाइला, इससे पहले कि ये भी बताते जाएं, कुछ आप भी गाइड कर सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इस मसले को ख़त्म कर दें? वक्ती तौर पे तो आराम आ जाता है कुछ भी लगाने से, लेकिन फिर जब पाँव धो लें फिर उसी तरह से खुश्क होती हैं। फरा, वो पाउंड होने के लिए अगेन वही प्रिवेंशन है कि वुज़ू वगैरह चूँकि दिन में 4-5 दफ़ा करते हैं तो उसको आपने नीम गर्म पानी से पैर धोने हैं। बहुत ठंडे और बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के पानी को आपने अवॉइड करना है। और रात को ज़रूर, चूँकि स्किन कंटिन्यूसली एक्सफोलिएट हो रही है और हील और पाँव की अगेन जो सोल्स हैं वो वाली जगह जहाँ पे हमारे ऑयल ग्लैंड्स बिल्कुल नहीं होते, तो उसको आपने सेल्फ अपनी मदद आपके तहत उसको मॉइस्चराइज करना है। और रात भर मॉइस्चराइज करके कोई सॉक्स पहन लें, या वाइट सॉफ्ट पैराफिन में आप सैलिसिलिक एसिड का मिक्सचर एक बनता है वो बनवा लें, तो उसको लगाएं तो इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वो मैं आपसे अभी पूछती हूँ जिस चीज़ का आप तस्करा करिए, लेकिन यहाँ पे हमने बी वैक्स डाली। बी वैक्स लिया और ये थोड़ा सा ये पैराफिन वैक्स है, ठीक है, ठीक है। इसमें अब हम डालेंगे कोकोनट ऑयल, ठीक है, और तिलों का तेल, सही। सेसमे सीड ऑयल। अच्छा, इसमें अब हम 2 एसेंशियल ऑयल्स ऐड करेंगे। एक है यूकेलिप्टस, ठीक है, जिसको सफ़ेदे का तेल कह लीजिए, और दूसरा और दूसरा हम डालेंगे इसमें सौंफ का। सौंफ का, जी, सौंफ का तेल। सौंफ का ऑयल है ये। और ये जो उनसा है, इसका फ़ायदा ये है कि यूकेलिप्टस जो उनसा है उससे आपका कोई, सर्दियों में अमूमन लोग गीले पाँव में सॉक्स पहन लेते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो ख़त्म करेगा। और सौंफ जो उनसा है आपकी थकावट पूरे दिन की उतार देगा। अगर आप रात को पाँव धो के ये क्रीम लगा लेते हैं, ठीक है, तो आपके पूरे दिन की जो थकावट है, और मज़हब वो में उतर हमें रिलीफ है कि अगर हम एक टाइम वुज़ू करते हैं और उसके बाद सॉक्स पहन लेते हैं तो हमें बार बार पाँव धोने की ज़रूरत नहीं है, हम पाँव का मसा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें जो रियायत और सहूलत हो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए।
अच्छा जी, ठीक है, ये बाम्स हो गई। जबरदस्त। और यहाँ पे तलत ने कुछ फ्राइंग का सिलसिला, मैं आज विंटर सैलेड बना रही हूँ जिसके लिए मैंने पीनट्स थोड़े से फ्राई करने थे, वो किए हैं। ठीक है, और कि मुझे निकालने दीजिए और आप आगे चलिए कि पीनट्स अब के इसमें क्या बजाय कोई डलेगा? सा भी नट्स हम इसमें कर सकते हैं, जैसे बादाम है या अखरोट है, कोई भी चीज़ कोई क्रैक नट भी डाल सकते हैं। ठीक डाल है, सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने ये आइसबर्ग लेटस लिया जो आजकल मिल रहा है बड़ा अच्छा, और जो बंद गोभी सॉफ्ट सी बंद गोभी होती है दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप बाजार में देखें तो इसको हाथ से तोड़ा जाता है, इसको आप बेहतर है, ये बड़ी क्रंची बड़ी ज़बरदस्त होती है, इसको धो के आप बेहतर है कि कपड़े में डाल के फ्रिज में रखें जब तक आपको इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी बात है कि इसको खाते हुए बड़े एहतियात से काम लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट की इन्फेक्शंस अमूमन इसके साफ ना होने या सही ना होने की वजह से होती एक हैं। टिप बताऊँ आपको, जनाब प्लीज़। इसमें जितने भी इस तरह की सब्जियां हैं हरे पत्तों की, तो इसमें कंटेमिनेशन चांसेस बहुत होते हैं। हाँ। ठीक है, उसके लिए आप ये कीजिए कि सिरका लीजिए, वाइट विनेगर ले लें या फ्रूट विनेगर ले लें। ठीक है। उसमें अगर एक आप समझिए ये वाली प्याली सिरके की ली है, तो इसमें 25 कतरे दारचीनी के तेल के डाल दीजिए, अच्छा, रोगन दारचीनी। उसमें 15 मिनट के लिए इसको इस तरह के बाउल में सोक कर दीजिए, तो किसी तरह का भी कोई जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं रहेंगे। अच्छा, गुड, सही। So, जो भी सैलेड आपने काटना है, कोई सैलेड अगर आप उसमें डुबो दें थोड़ी देर, वैसे खाली सिरके में भी कहते हैं कि खाली डालने सिरके से। में भी डालते हैं, लेकिन ये कि जो सिनेमन ऑयल है वो इस वक्त इस पर रिसर्च हो रही है कि इससे बेहतर एंटी माइक्रोबियल कोई चीज़ नहीं है। जबरदस्त। अच्छा जी, सो अब ये क्या होने लगा है? फिर इसमें ये है, ये बीटरूट चुकंदर। चुकंदर है, ब्रोकली है दोबारा से, क्योंकि अब सीज़न है तो जितनी हो सकती है खा लें, लाल मूली है, गाजर है, बंद गोभी है, टमाटर है और शिमला की मिर्च है। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब खैर जनाब। हम आज आपको सर्दियों से बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उस बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं। कुछ हमने रेसिपीज़ बनाई हैं जो कि आपके सामने डिस्प्ले पे, घर में आराम के साथ बनने वाला ये हलवा, कद्दू का हलवा, जिसको कि देसी घी में बनाया है। नूडल सूप, जिसमें कि हमने सारी सीज़न की सब्जियां जो हैं वो काट कर डाली हैं। आप अपने जायके के मुताबिक कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब जो हैं वो इस वक्त घर में एक कफ सिरप बनाना जो है बता रहे हैं हमें, जिसमें आपने क्या डाला है? इसमें हमने डाली है सौंठ, जो कि खुश्क अदरक खुश्क होती है। अदरक। उसके साथ हमने ये तुख्म खुबाजी, ठीक है, जो इस शक्ल का होगा, जो इस शक्ल के हैं, तुख्म खुबाजी। ठीक है। ठीक है, और इसके साथ हमने इसमें डाली है दारचीनी। दारचीनी, ठीक है, इसकी अगर आप क्वांटिटी लें तो दारचीनी जो सी है वो 5 ग्राम, और बाकी सारी चीज़ें जो सी हैं। जिल्द बहुत खुशक होती है, सारा दिन 5 वक्त वुज़ू करें तो क्रीम कोई भी लगाएं तो फिर भी मेरी जिल्द खुशक रहती है, गर्मियों में भी खुश रहती है, बहुत खुशक जिल्द है। इसके लिए मुझे कोई टिप बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, इसके लिए तो फिर बेहतर है कि आप थोड़ा सा ऐसी चीज़ों का इंटेक भी करें जो थोड़ा सा बॉडी को ऑयल प्रोड्यूस करती है ना। जैसे कि आप तेलों का इस्तेमाल कीजिए, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए, रोगन बादाम का खाने में इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, उससे भी बॉडी जो है थोड़ा सा उसकी नेचुरल जो ऑयली है वो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इतनी ड्राई स्किन जो उनसे वो बार बार ज़ाहिर है वज़ू करेंगे, वो करेंगे तो ड्राई रहेगी। ठीक है। अच्छा तलत, आप ये जो कर रही हैं प्रॉन्स का, इसमें क्या है? इसमें मैं प्रॉन विद रेड करी बना रही हूँ। प्रॉन जिसमें मैंने लिए तकरीबन 200 ग्राम प्रॉन है, 10 ये बड़े साइज़ के जो 10 से 11 प्रॉन्स हैं। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला और काली मिर्च डाली है, चुटकी चुटकी पर, मतलब थोड़ा सा, और इसमें अब थोड़ा सा लीमू जाएगा। और इसको अब आपने बैटर क्या बनाया हुआ है? बैटर मैं बताती हूँ, जिसको मिक्स करना है। सिर्फ इसमें यही चीज़ें हैं, इसको 5 मिनट अगर रख दे अच्छा, अगर ना रखें तो कोई मसला नहीं। इसमें 2 टेबल स्पून मैदा है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है और नमक और काली मिर्च है थोड़ी सी। अब हम जैसे टेम्पोरा बनाते हैं, इसको हम फ्राई करेंगे और इसके बाद इसकी सॉस बनाएंगे। पर यहाँ मैंने सैलेड में ये किया था कि मैंने सेब नमक वाले पानी में भिगोया हुआ था, वो काट के डाला है। थोड़ा सा मैंने वो हमें नजर आ रही है सारी चीजें जो इसमें डली हुई, आप देख लें, ये सब कुछ आप डाल सकते हैं। कोई चीज़ चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर एक सॉस डलनी है, वो हम डालेंगे। डॉक्टर शुमाइला, जैसे उन्होंने अभी कहा, अगर इतनी एक्सट्रीम ड्राइनेस जो है बॉडी में फील हो रही हो, तो क्या नॉर्मल जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो काम करेंगे या कुछ और करना पड़ेगा? फ़र्क उसमें यही है कि आप अगर एक दफ़ा मॉइस्चराइज़ करते हैं तो आप उसको 2 दफ़ा कर लें। रात को सोते हुए दोबारा से अगेन आप मॉइस्चराइज़ करें। और वही जैसे मैंने कहा, यूरिया और ग्लिसरीन बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो ख़ास मॉइस्चराइज़र होते हैं फॉर सेंसिटिव स्किन, नॉन फ्रेगरेंट होने चाहिए, खुशबूदार नहीं होने चाहिए। आपके जो साबुन हैं वो एंटीबैक्टीरियल नहीं होने चाहिए और ड्राइंग उनकी कैपेसिटी नहीं। कोशिश करें बॉडी वॉश से
आप वॉश करें। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप नहाने वाले पानी में थोड़ा सा तेल ऐड कर लें तो इट वुड बी गुड। उसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्रायर साइड पे, तो कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे थायराइड अगर अपसेट होता है या थायराइड हार्मोन में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें स्किन ड्रायर साइड पे होती है। इसी तरह जो है आप कुछ टेस्ट भी अपने कराएंगे। उसके अलावा ऐड करेंगे ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में ऐड करेंगे। फिश ले सकती हैं आप। उसके अलावा कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी। कोकोनट ऑयल प्योर जो बिल्कुल जमा हुआ आपको मिलता है, उसका 1 टीस्पून अगर आप डेली इनटेक लेती हैं या तो किसी खाने पे डाल के या वैसे ही ले लीजिए तो वो बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है। फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनर या इनर टू आउटवर्ड्स बॉडी बहुत अच्छी हाइड्रेटेड रहती है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा कफ सिरप जो है वो तो तैयार, अब क्या होने लगा है? अच्छा जी, कफ सिरप जब ये आपके हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट्स निकल आएंगे तो उसको छान के उसमें आप डाल देंगे चीनी, और अगर चीनी हम अवॉइड करना चाहें तो फिर ब्राउन शुगर डाल दीजिए, या फिर इसको ठंडा करने के बाद थोड़ा सा शहद डाल लें। शहद डाल सकते और अगर हम बिल्कुल ही चाहें कि हमें मीठा नहीं चाहिए तो वैसे भी पी सकते हैं। नहीं, सिरप जो सा है उसके लिए ये अलग है, उस तरह आप पियेंगे तो वो जोशांदा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जोशांदे के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, वो मैं आपको अभी सही। और ये हम मतलब डालकर तो बना के रख लें, बना के रख लीजिए जब ये सिरप की कंसिस्टेंसी में। जोशांदे के इंग्रेडिएंट्स क्या है जी? आई हैव ए क्वेश्चन। हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है कि सर्दियों में ना हमारी फुट फिंगर्स ख़राब हो जाती है, मीन स्वेलिंग हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, रेड हो जाती हैं इवन, और अगर कोई इस पे पैर दे दे या तो हॉरिफिक पेन होती है बहुत। बिल्कुल, तो उसकी उसके लिए कोई बता दें। जो उनसे वो बढ़ जाती है ना उसकी, और इवन ये एंड तक, मार्च के एंड तक, जब तक विंटर सेशन एंड नहीं हो जाता तब तक ये प्रॉब्लम रहता है और फिर जख्म की वो ठीक है। आप बताइए क्या इसका इसके लिए एक टिप बताता हूँ आपको कि शलजम ले लीजिए। ठीक है, शलजम को पानी में अच्छी तरह बॉईल कर लीजिए और उस पानी में अपने पाँव डिबो के बैठिए। तो आप अगर ये हफ्ते में 2-3 दफ़ा भी कर लेंगे तो आपके अगले 15-20 दिन बड़ी अच्छी तरह गुजर जाएंगे। और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर यूकलिप्टस ऑयल, सफ़ेदे के पत्ते ले लीजिए, अगर ऑयल नहीं मिलता उसमें नीम के पत्ते और तुलसी, बाजिल लीव्स, इसको डाल के इसी तरह पाँव सोख करके रखिए तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर शमाइला कुछ आप भी गाइड करेंगी? फरा, इसमें चूँकि बता रही हैं कि टेंडेंसी है तो इसमें हम ये करते हैं कि सर्दियों के कुछ दिनों में ऑब्वियसली बीइंग अ डॉक्टर तो मैं मेडिसिन ही सजेस्ट करूँगी इनको। तो वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, तो वो हम कुछ क्वांटिटी में देते हैं, देख के पेशेंट को देख के 30 mg तक डेली देते हैं चंद महीनों में खाने के लिए। तो आप खुद से ना खाइए, अपनी हिस्ट्री के साथ डॉक्टर के पास जाएं, अपनी हिस्ट्री बताएं तो वो आपको जरूर सजेस्ट करेंगे। लेकिन ये मसला ऐसा है जो हल हो सकता है। जी, ये मैनेज इन्हीं सर्दियों के दिन, इनको चिल ब्लेन्स कहते हैं या फिर रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं, तो ये इन दिनों में बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपने क्या क्या डालना है आगे अपने जोशांदे में ताकि वो आप बनाना शुरू करें, हम ब्रेक पे जाएं? जी, जोशांदे में हम डालेंगे, ये है गाउजुबान के पत्ते। ठीक है। ये है बनफशा। ठीक है। इस शक्ल का होगा बनफशा। उसके साथ ये तुख्मे खुबाजी। सही। मलठी। तुख्मे खातमी, ये मलठी का एक्सट्रैक्ट है। हाँ। सत मलठी। ठीक है, आप ये डाल लीजिए या वो डाल लीजिए। ठीक है। ये तुख्मे खातमी, इसमें उन्नाब। सही। ठीक है। मुनक्का। और ये सपिस्तान। सपिस्तान, लौह के सपिस्तान या सिर्फ सपिस्तान? वो उसका लौक बनता है तो इसलिए लौक के सपिस्तान है, लेकिन ये सपिस्तान। ठीक है। तो ये सब कुछ हम पानी में भिगो देंगे। इसको ओवरनाइट भिगो दीजिए, अगले दिन इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए बॉईल कर लीजिए और उसको रख लीजिए बना के। ठीक। आधा कप बड़ों के लिए और उससे थोड़ा आधा बच्चों के लिए, दिन में 3 दफ़ा। बिल्कुल सही। सो यहाँ पे ब्रेक के लिए रुके हैं और ब्रेक के बाद हम फिर वापस। खुशामदीद और सुबह बखैर। इजाज़त लेने से पहले आजकल के जाड़े का हमने जिक्र किया, शुक्रिया डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा। डल कॉम्प्लेक्शन जो कि सर्दियों में डल होता जाता है। फरा, सर्दियों में डल कॉम्प्लेक्शन होता है, मैं रीजंस में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सन ब्लॉक, चाहे वेदर क्लाउडी हो चाहे ग्लूमी हो, हमने नहीं छोड़ना। और सन ब्लॉक अब लाइटिंग एजेंट्स के साथ भी आ गए हैं तो वो बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं।
विटामिन सी सिरम्स और मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले अगर हम सिरम की एप्लीकेशन कर लें तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होगी, जिसमें हेलोनिक एसिड बेस्ड सिरम्स जो हैं वो बहुत हेल्प करेंगे स्किन के ग्लो को उसी तरह रखने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि सारे प्रोडक्ट्स हम ले लें। तलत ने आज बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जो कि आपके सामने डिस्प्ले पे, हमने ड्रेसिंग भी अपनी जो है वो सैलेड के ऊपर डाल दी। मौसम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो कि हम सब के हिस्से और नसीब में आए हैं, अपना ख्याल रखते हुए इसकी नेमतों से लुत्फानंदोज़ होना बहुत ज़रूरी, और दुआ यही कि अल्लाह ताला हमें हिफाजत में रखे अपनी। और ये जो हमने एक कुदरती आफत देखी है कल भी जो कि इतनी नागहां हम पे नाजुल हुई थी, अल्लाह ताला इस तरह की तमाम आफात से हमको अपनी हिफाजत में रखे और तमाम अर्ज़ पाक के रहने वाले बारसी जो हैं वो हिफाजत के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करें। आज यौम सियाह भी है और इस दिन को याद रखने की बड़ी ज़रूरत है। हम बड़ी पुरजोर हिमायत करते हैं और तायद करते हैं कश्मीरियों के इस देरीना मुतालबे की कि उन्हें अपनी ज़िंदगी अपनी आज़ादी के मुताबिक और अपने इख्तियार के मुताबिक और अपने फैसले के मुताबिक जीने का हक होना चाहिए, जिसे तस्लीम किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में। इंडिया जो कि अब अपनी हट धर्मी पर अड़कर ना सिर्फ कश्मीरियों में मुजालिम की इंतहा करके और अफवाज के ज़रिए से कब्जा करके और वहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन को जो कि हाफ विडो की ज़िंदगी गुजारती हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम होता कि उनके शौहर जिंदा हैं, क्या वो शादीशुदा हैं, सुहागन हैं या वो बेवा हैं, और वो बहुत सारे बच्चे जो कि सारी ज़िंदगी यतीमी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और हमने देखा एक गाय के ट्रांसपोर्ट के ऊपर उन्होंने किस तरह से वहाँ पे मुजालिम की इंतहा कर दी, स्याही डालने से लेकर लोगों को कत्ल करने तक का जो एक सिलसिला है। सो इंडिया एक ऐसा मुल्क जो कि दावा तो सेकुलर होने का करता है, लेकिन ना तो वो दुनिया के बनाए हुए कानून को, कवानीन को तस्लीम करने के लिए तैयार होता, ना अपने ही माने हुए जो उसके करारदादे हैं, जिसमें कि नेहरू ने बहुत क्लियरली इस चीज़ की तायद की हुई है कि हाँ जी कश्मीरियों को उनकी राय के मुताबिक फैसला करने का हक जो है वो दिया जाएगा और इंडिया इसका पाबंद है। लेकिन आज वो इन तमाम से इनराफ कर रहा है। सो ज़रूरी है कि सोशल मीडिया की ताकत को यूज़ करते हुए मैं और आप अपनी तायद और हिमायत का कश्मीरियों के साथ ऐलान करें। यही मकसद है इस यौम सियाह को मनाने का भी। सो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब कल। उस वक्त तक चाहूँगी इजाज़त। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।